हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का जो लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इतना ज़्यादा आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं कि मुझे वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने आपसे काफ़ी सारे मुद्दों के बारे में बात की। चीन और भारत की लड़ाई अगर होती है तो क्या होने वाला है और कैसे कौन जीतेगा चीन और भारत की लड़ाई अगर होती है तो, और चीन किस तरह से हमसे शक्तिशाली है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की। और भी मैंने बातें आपसे की है, कई सारी बातें की है और मैं आपको डेली अपडेट्स बताती हूँ। अपनी एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देती हूँ और मैं लगातार कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी आ पाऊँ। 9 बजे के आसपास का टाइम मैं सेलेक्ट करती हूँ, मैं आ जाऊँ, लेकिन थोड़ी किसी वजह से, किसी कारणों से कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी कुछ ना कुछ मजबूरी आ जाती है, तो मैं थोड़ा लेट हो गई आज। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कल से मतलब जिस दिन भी मैं लाइव आऊँगी, मैं हर अल्टरनेट डेज लाइव आने की कोशिश करती हूँ। और कभी मेरे पास में अगर न्यूज़ बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा स्कोप है लाइव बात करने का, तो भी मैं आती हूँ लाइव। तो ठीक है, बहुत अच्छी है। 1 to 1 बात करना ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि वीडियो रिकॉर्ड करने से लाइव आना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसीलिए मैं लाइव आके आप लोगों से बातचीत करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। 1 मिनट मुझे टाइम देना। तो आज भी मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ। और आपको जैसे पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रशांत भूषण साहब को 1 रुपए का जुर्माना सुनाया है। बताया है कि उनको 1 रुपए का जुर्माना देना होगा कोर्ट की अवहेलना, अवमानना करने के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जी हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो उन्होंने 29 जून को 2 ट्वीट लिख डाले थे। और जो 2 ट्वीट है वो जस्टिस बोबड़े साहब को, जो हायाबुसा पे बैठे थे विदाउट मास्क, विदाउट हेलमेट, उसके बारे में थे। और जब उन्होंने 2 ट्वीट लिखे तो 14 अगस्त को उनके ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा सुओ मोटो में लगा दिया गया। और जब प्रशांत भूषण साहब ने माफी मांगने से मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, और अशफाक उल्लाह खान की तरह बिल्कुल विद्रोह किया उन्होंने, तब जाके कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया 3 दिन पहले, मेरे ख्याल से 24 तारीख की बात है। और फिर आज जाके कोर्ट ने उनको 1 रुपए का जुर्माना ठोका हुआ है। और ऐसा है कि अगर वो जुर्माना 1 रुपए नहीं देते हैं तो उनको जो है 3 साल तक कोर्ट में प्रैक्टिस करने से मना किया जाएगा, और तो और उनको 3 महीने की सजा भी हो सकती है। तो ऐसे में प्रशांत भूषण साहब ने जो है मान लिया है 1 रुपए जुर्माना भरने का, जहां तक नजर आ रहा है उनकी बातों से कि उन्होंने, हालांकि उन्होंने ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके बयानों से नजर आ रहा है कि वो जो है 1 रुपए का जो जुर्माना है वो वसूल करने के लिए तैयार है। और वो 1 रुपए का जुर्माना जो है वो दे देंगे। और उनके वकील राजीव धवन ने उनको 1 रुपए ऑन द स्पॉट निकाल के दे दिए कि आप 1 रुपए रखिए और ये आप 1 रुपए का जुर्माना भर दीजिए। उनको 15 सितंबर तक की डेट दी है, 15 सितंबर तक वो 1 रुपया जो है वो दे देंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 सितंबर तक प्रशांत भूषण साहब जो है वो 1 रुपए जो है वो भरने के लिए उनको टाइम दिया हुआ, 1 रुपए भरने के लिए। और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच थी, अटॉर्नी जनरल भी वहां पर थे। आपको मैं बता दूं कि जो प्रशांत भूषण साहब है वो बहुत बड़े लॉयर है, बहुत बड़े लॉयर, जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम, कोयला माइनिंग केस, उड़ीसा माइनिंग स्कैम, बहुत सारे बड़े बड़े स्कैम की उन्होंने जो है केसेस लड़े हैं। और उनके ही इन सारे केसेस की वजह से मोदी सरकार जो है सत्ता में आने के लिए, मोदी सरकार के पास में अलग अलग टॉपिक्स थे और मोदी सरकार सत्ता में आ पाई है उनकी वजह से ही। तो मोदी सरकार को जो एक्चुअली जो लूप होल्स जो दिखाए हैं कांग्रेस के, वो एक्चुअली प्रशांत भूषण साहब ने ही दिखाए हैं। और उनके फादर प्रशांत भूषण साहब जो इतने बड़े लॉयर हैं, जो इतने बड़े सोशल वर्कर हैं, उनके जो फादर है शांति भूषण साहब, वो भी बहुत बड़े लॉयर अपने समय के रह चुके हैं। तो जो है प्रशांत भूषण साहब का जो है हम पूरा अगर व्यक्तित्व देखेंगे तो एक बहुत ही सॉलिड व्यक्तित्व उनका है और बहुत ही सक्सेसफुल जो है वो लॉयर है, बहुत 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 सक्सेसफुल लॉयर है।
और ऐसे लोगों को सल्यूट करने का दिल करता है जो उन्होंने सिर्फ 2 ट्वीट किए थे। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोविड के टाइम पे जो मजबूरों की बात नहीं सुन रही है, और जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग गिरफ्तार है, जिनकी गिरफ्तारियां बेवजह हुई है, उनके लिए आगे आना चाहिए। और जो है सुप्रीम कोर्ट को कोविड में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इनोसेंट लोगों को किस तरह से हेल्प की जाए। ये उनके ट्वीट का मतलब था, उन्होंने अपने पब्लिक इंटरेस्ट में ट्वीट किए थे। उसके बाद में उन्होंने बताया कि नागपुर में जो है जस्टिस बोबड़े साहब वो भी विदाउट हेलमेट, विदाउट मास्क जो है वो हार्ले डेविडसन 50 लाख की किसी नागपुर के एमएलए की बाइक थी, उस पर वो दिखे, जिसके बारे में भी प्रशांत भूषण साहब ने ट्वीट कर डाला, और जो उनको इस लंबी कश्मकश में फंसा गया। और प्रशांत भूषण साहब सॉलिड डटे रहे, लेकिन बिल्कुल क्या पता नहीं पी लिया था, एकदम सॉलिड डटे रहे। उन्होंने कहा कि अदालत जो भी फैसला देगी, अदालत की फैसले की जो है अनुकरण करना, अदालत की फैसले की जो भी है भरपाई करना वो मेरा काम है। और अब उनको 1 रुपए जो है जुर्माना देकर उनको अदालत से रिहा कर दिया गया है, जो बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है, खुशी की बात है। तो यही बात जो है आज सामने आई है, जो सबसे बड़ी आज की खबर है। उसके बाद हम देखें जीडीपी के जो 3 माही वाले आंकड़े हैं, जीडीपी के 3 माही के आंकड़े आ गए हैं। और ये आंकड़े जो मैं आपको बता दूं, जीडीपी के जो 3 माही वाले आंकड़े हैं वो 96 से स्टार्ट हुए थे। तो 96 के बाद में बताया जा रहा है कि जीडीपी के जो 3 माही आंकड़े आए हुए हैं, ये सबसे पुअर आंकड़े आए हुए हैं। और ये पुअर आंकड़े जो है वो पिछले इतने सालों में सबसे ज्यादा पुअर है। और जो एशियाई देशों में बड़ी इकोनॉमी है, उनमें भी सबसे ज्यादा हमारी इकोनॉमी पुअर हो चुकी। एशिया में आई एम टॉकिंग अबाउट इन एशिया, आवर इकोनॉमी इज पुअरेस्ट नाउ। और हमारी जीडीपी में 23.9% की गिरावट जो है हमारी जीडीपी में देखी गई है। तो हमारी जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई हुई है। और ठीक है, अब इसको कैसे रिकवर करना है तो सरकारी कुछ ना कुछ नया एजेंडा बताएगी, क्योंकि हमारी तो समझ से बाहर है कि अब ये जो भरपाई है वो सरकार कैसे करेगी। तो ये हमें बताने में जो है अधिकार नहीं है हमें। ये सारे अधिकार जो है सरकार के, अब सरकार ही बताएगी कि वो किस तरह से इस तरह की भरपाइयाँ, जो इस तरह की जीडीपी लो हो गई है, अब किस तरह की भरपाइयाँ करेगी और किस तरह से जीडीपी को वापस शेप में लाएगी। ये सारे अनाउंसमेंट जो है वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ही करें तो बेहतर है। और हम लोगों को ना तो जानकारी होती है कि अब सरकार का अगली योजना या अगला मूव क्या होगा जीडीपी सुधारने के संदर्भ में, तो ये तो हम बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम लोग डिस्कस जरूर कर सकते हैं कि जीडीपी आखिर इतनी नीचे क्यों गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को फटकार लगाई है कि जो बिना मतलब के लॉकडाउन होते हैं और बिना मतलब के जो सख्त लॉकडाउन होते हैं, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे जो है लॉकडाउन लगाया। उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मोदी जी को फटकार लगाई थी, कल मैंने आपको बताया था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया है। दिल्ली हाई कोर्ट का मानना है कि मोदी सरकार ने गरीबों पर ध्यान नहीं दिया, मजदूर वर्ग पर ध्यान नहीं दिया, मोदी सरकार ने छोटे कारोबारी पर ध्यान नहीं दिया, एमएसएमई पे ध्यान नहीं दिया। बजाय मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो है बड़े कारोबारियों की जेब भरी है, बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया है कैसे ना कैसे करके। और आज भी जो हमारे जो बॉम्बे एयरपोर्ट की हिस्सेदारी थी, 74% की हिस्सेदारी जो है अडानी ग्रुप को चली गई आज। और अडानी ग्रुप जो है अब बॉम्बे, पिछले 6 एयरपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, पिछले 6 एयरपोर्ट्स के बाद में अब अडानी ग्रुप जो है वो उसने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की आज कि बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है वो भी अडानी ग्रुप ही अपने अंडर में लेगा, अडानी ग्रुप ही बॉम्बे एयरपोर्ट को चलाएगा। ऐसे जो है खबरें निकल के आ रही है आज के दिन की, तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अडानी ग्रुप इससे पहले भी गुवाहाटी, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इन 6 एयरपोर्ट्स को ऑलरेडी अपने अधिकार में ले चुका है। और सारा क्रियान्वयन जो है इन एयरपोर्ट्स का अपने अधिकार में अडानी ने ले लिया है। ये अडानी जो है दूसरी कंपनी है देश की जो एयरपोर्ट्स को अपने अधिकार में ले रही है। तो यही सारी बातें सामने आ रही है। उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि आज की जो दिन की स्पेशल बात है
वो ये है कि मोदी जी जो हमारे हैं वो 4.5 मिनट की जो मन की बात करते हैं, 4.5 मिनट की सिर्फ जो मन की बात इन्होंने संडे को की है 11 बजे सुबह, तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने हमें इंटरनेट पे कुत्ते ढूंढने की बात की है। उन्होंने बताया कि आप इंटरनेट पे कुत्ते ढूंढिए। अब कुत्ते कौन कौन से? कन्नी, उसके बाद में राजा पलायम करके कुत्ता है, राजा पलायम करके कुत्ता है। कोम्बाई करके एक देसी ब्रीड है, कोम्बाई आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा इस तरह की ब्रीड। कोम्बाई करके एक कुत्ते की देसी ब्रीड है। तो मोदी जी ने बताया कि आप कुत्ते की ब्रीड ढूंढिए और गूगल सर्च कीजिए, कुत्ता पालिए। अब बताइए, अब रोजगार नहीं है, 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई है। जुलाई में जो है 50% से ज्यादा लोग जो है अपनी जॉब गंवाने के वर्ज पे हैं। 50% लोग अपनी जॉब गंवाने वाले हैं, गंवा चुके हैं जुलाई में, ऐसे आंकड़े बताए जा रहे थे। और अब मोदी जी बोल रहे हैं कि आप जो है कुत्ते पालिए। उसके बाद में मोदी जी ने बताया हिमाचली हाउंड जो कुत्ता है वो बहुत अच्छा है। और चिप्पी राई करके कुत्ता मोदी जी ने बताया है, चिप्पी राई, जी हाँ, चिप्पी राई कुत्ता भी बहुत अच्छा कुत्ता है, ऐसे मोदी जी ने बताया है। तो मोदी जी ने कुछ कुत्तों की बात करी है। तो मैं मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या जनता मूर्ख है? क्या जनता मूर्ख है? और क्या मन की बात में सिर्फ झूठी और बेवकूफी भरी बातें ही की जा सकती है? कुछ काम की बात नहीं की जा सकती मन की बात में? क्या ये नहीं बताया जा सकता है कि डोकलाम में जो हेलीपैड बन गया है, डोकलाम में जो चाइना का एयरबेस बन गया है, वो कैसे बन गया है? मान लो डोकलाम में या कहीं पर भी जब मोदी जी ये सारे काम कर रहे हो और कहीं पर ऐसे कहीं मिसाइल छूट जाए, तो पता चला मोदी जी कुत्तों के बारे में सर्च सिखाएंगे, हम लोग कुत्तों की सर्च में बिजी है, और पता चला हमारे देश पे बम गिर गया है, परमाणु बम गिर गया है, एटम बम गिर गया है, तो सोचिए कैसे हालात होंगे हमारे देश के। तो मोदी जी जो है हमें बता रहे हैं जिस तरह से कि आप कुत्ते ढूंढिए, चिप्पी राई और कन्नी, हिमालय हाउंड और दुनिया भर के राजा पलायम सॉरी, इस तरह के कुत्ते आपको गूगल सर्च पे करने हैं। और कोम्बाई और दुनिया भर के जो भी कुत्ते हैं आप उनको ढूंढिए, आप उनको पालिए। और आपके पास खाने को नहीं है, कुत्ता भी भूखा मरे, लेकिन मोदी जी जो हैं कुत्तों की और ऐसी बेवकूफाना कुछ ना कुछ बातें करेंगे। लेकिन मोदी जी ये बताने को तैयार नहीं है कि जो हमारे देश में इतने पैंडेमिक की वजह से इतने स्टूडेंट परेशान हैं, और स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी काफी सारे अभिभावक चाहते हैं कि उनकी NIT की और JEE के एग्जाम्स जो है वो स्थगित हो जाए, और बहुत सारे जो लोग चाहते हैं कि जो एग्जाम्स है, सारी एग्जाम्स ये पोस्टपोन हो जाए। तो इसके बारे में भी कोर्ट से फैसला आना बाकी है, और इस अभी परीक्षा परिषद जो है उसके बारे में जानकारी देगा। मगर मोदी जी ने इस बारे में कोई बात नहीं करी। मतलब मोदी जी को जो मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दों से भटकना, यही मोदी जी का उद्देश्य रहा है। और मोदी जी हमेशा ऐसे बिना सिर पैर की ही बातें करते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं, विच इज अ वन वे ट्रैफिक, वन वे कम्युनिकेशन। जो मन की बात है ये वन वे कम्युनिकेशन है। जब वन वे कम्युनिकेशन होगा तो सिर्फ मन की बात हो जाएगी और मन की बात करके मोदी जी चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी ये बताने को तैयार नहीं है कि जो मन की बात है वो 2 वे ट्रैफिक क्यों नहीं होता है, 2 वे ट्रैफिक क्यों नहीं चलता है, 1 वे ट्रैफिक क्यों चलता है मन की बात में, 1 वे ट्रैफिक ही हमेशा मोदी जी क्यों चलाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बड़ी ही डिफिकल्ट है, इन सारी चीजों का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मोदी जी तो इन सारी चीजों का आंसर देते नहीं है। उनको पता ही नहीं है, चाइना का तो नाम तक नहीं लेते हैं। उनका मतलब है कि LAC पे जो 2 किलोमीटर चाइना का जो एरिया है, 2 किलोमीटर दूर चाइना तो वहीं पर है, और वहां पर विदेश मंत्री भी चाइना के झूठ बोल रहे हैं वांगी कि हम लोग स्ट्रिक्टली LAC का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, स्ट्रिक्टली हमारी सेना जो है वहीं पर है, हमारी सेना ने तो कोई अतिक्रमण किया ही नहीं है। तो वांगी जी भी झूठ बोल रहे हैं शायद, मोदी जी तो झूठ बोलते ही हैं, पता नहीं कितने बार झूठ बोलते हैं, आपको सबको पता ही है कि कितना झूठ बोलते हैं। तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। और उसके बाद में मोदी जी ने ये भी बताया है कि इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल टॉय हब। मतलब एक्चुअली इंडिया को एक टॉय हब बनाना है। और मोदी जी ने पेरेंट्स से माफी भी मांग ली कि मेरे इस भाषण के बाद में अगर आपके बच्चे एक्स्ट्रा टॉयज मांगने लगे तो आप प्लीज मुझे दोष मत दीजिएगा,
क्योंकि बच्चे तो टॉयज मांगते ही हैं। तो मोदी जी ने कहा कि एक्स्ट्रा टॉयज आपके बच्चे मांगेंगे तो कोई बात नहीं, आप उनको एक्स्ट्रा टॉय दिला दीजिए, और ऐसी कोई बात नहीं है, और आप दिलाते रहिए एक्स्ट्रा टॉय अपने बच्चों को, मोदी जी के भाषण सुनाते रहिए, और ऐसी कोई परेशानी हो तो फिर आप अगले महीने की आखिरी संडे को, जब अगले महीना मतलब सितंबर के आखिरी संडे को, जब भी आखिरी संडे आएगा, अब फिर से एक बार अपने बच्चों को मन की बात सुनाइए। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को मन की बात सुनाएंगे तभी ना समझ पाएंगे वो कि मोदी जी कितने कूल आदमी है, कितने संस्कारी, कितने सौम्य, कितने सरल और कितनी पॉजिटिविटी से भरे हुए इंसान है। बच्चे तभी तो समझ पाएंगे, वरना बच्चों को कैसे पता चलेगा कि मोदी जी कितने सौम्य और सभ्य इंसान है, और कितना ज्यादा जो है उनके अंदर सौहार्द है, और कितना ज्यादा जो है मोदी जी के अंदर शांति कूट कूट के भरी है, और इतनी शांति के परिचय है कि महात्मा गांधी से भी ज्यादा शांत है। तो यही सब बातें हैं जो हमें जानने की जरूरत है। लेकिन मोदी जी ये नहीं बताते कि गालवान में जो हमारे यहाँ पर जो गालवान घाटी है हमारी, वहां पर जो सैनिक जमे हुए हैं उनको कैसे भगाया जाएगा। गोगरा हॉट स्प्रिंग में जो चीनी कब्जा हो गया उसको कैसे भगाया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि लद्दाख से लेके तो अरुणाचल प्रदेश से लेके तो सिक्किम तक जहां जहां नजरें घुमाते हैं वहीं पर चीन का कब्जा है। और तो फिर ये चीन का कब्जा, चीन कब भागेगा। आज तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुरजेवाला जी, उन्होंने भी पूछ लिया है। सुरजेवाला जी ने ये पूछा है कि भाई मोदी जी ये तो बता दीजिए कि चाइना गालवान घाटी से कब जाएगा, कौन बताएगा इसके बारे में। मोदी जी बात ही नहीं करते हैं। चुप्पी क्यों आपने थामी हुई है, चुप्पी क्यों आपने ठानी हुई है। कब आप दूर जाएंगे, कब आप ये बताएंगे, ये सब टॉपिक कब छोड़ेंगे आप। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब छोड़ेंगे, हिंदुत्व की राजनीति कब छोड़ेंगे, राष्ट्रवाद की राजनीति कब छोड़ेंगे, और ये कब बताएंगे कि गोगरा हॉट स्प्रिंग से जो है एयर बेस जो बन रहा है चाइना का वो कब हटेगा। कब पता चलेगा कि लेह लद्दाख से चीनी सेना जा चुकी है, और कब पता चलेगा कि डोकलाम में जो है चीनी मिसाइल का एयरबेस जो विकसित हो गया है वो कब जनता को पता चलेगा कि डोकलाम में एक्चुअली हेलीपैड बन चुका है। ये कब जनता को पता चलेगा। ऐसी बातें आप जनता से क्यों नहीं करते हैं। आप क्यों बच्चों को एनईटी के बच्चों को, जेईई के बच्चों को जो है आप क्यों नहीं बताते कि उनके एग्जाम है या नहीं है। अगर आप मन की बात करना चाहते हो तो इतने इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने में क्या परेशानी है। लेकिन नहीं, नेशनल इंटरेस्ट की बात तो करना ही नहीं चाहता कोई। ना तो मोदी जी करना चाहते हैं, ना तो कोई नेता ही करना चाहता है, ना तो कोई प्रवक्ता ही करना चाहता है, ना ही कोई अंधभक्त करना चाहता है बात। अंधभक्त से बात करेंगे तो वो भी नाराज हो जाते हैं। कोई नेशनल इंटरेस्ट में बात नहीं करना चाहता है। ये आप बात मान लीजिए, समझ लीजिए कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट में बात करना क्या होता है। तो ऐसा हमें पता ही नहीं है कि हम जो है नेशनल इंटरेस्ट में बात जो है हम कर पाए, या हमारे मोदी जी कर पाए, या जितने भी हमारे सारे बीजेपी के नेता हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में बात कर पाए। ऐसे हमारे दिन अभी नहीं आए हैं, मतलब कुल मिला के अच्छे दिन नहीं आए हैं। तो आप समझ जाइए कि जब अच्छे दिन नहीं आए हैं तो मोदी जी अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं, बीजेपी के नेता अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं, अंधभक्त अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं, टीवी मीडिया चैनल अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं। अच्छे दिन तो आए नहीं है ना। जब अच्छे दिन आएंगे तो मोदी जी अच्छी बात करेंगे। अभी फिलहाल मन की बात चल रही है तो आपको फिलहाल मन की बात से ही काम चलाना पड़ेगा, समझे। तो आप मन की बात समझ लीजिए। इसके पहले भी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुत्तों की बात हो रही है। इसके पहले तो मोदी जी मोर के साथ आए थे। मोर, कभी बतख, कभी कुत्ता, मतलब क्या है ये। मतलब एक बता रहे मोदी जी कि वो हमारे नेचर से कितना प्यार करते हैं, हमारी प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, हमारे जो छोटे छोटे जानवर है, हमारे जंगली क्रिएचर से। आई होप किसी दिन मोदी जी शेर के साथ में आए और शेर के साथ में थोड़ी बातचीत करें और शेर के साथ में फोटो ऑप्स करें। तो मैं ये इस दिन के इंतजार में हूँ कि किसी दिन मोदी जी जो है फोटो ऑप्स करके जो है आए, और किसी दिन मोदी जी जो है फोटो ऑप्स जो है शेर के साथ में करें। और शेर जो है दहाड़ रहा है जोर जोर से, और मोदी जी
जोर जोर से जो है भाषण दे रहे हैं, और इस तरफ से फोटो अप्स आ रहे हैं, मीडिया में चल रहे हैं, बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया तो जरूर से चलाएगा, और बिल्कुल इस तरह के भाषणबाजी चल रही है। तो ऐसा कुछ सीन जो है मोदी जी को करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बड़ा मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, और खासकर अंधभक्तों को तो बहुत मजा आएगा। वो तो मोदी जी को शेर कह देंगे। अभी तो सब मोदी जी को महात्मा गांधी कह रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन थोड़े दिन बाद मोदी जी को शेर कहा जाएगा। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? प्लीज कमेंट्स में बताइए कि जब हम बर्बाद हो जाएंगे, जब हम लोग रोड पे आ जाएंगे, जब पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह कटोरे लेके दूसरे देशों के पास जाते फिरेगा, तब का इंतजार कर रहे हैं? तब आप आवाज उठाएंगे क्या? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछें, लेकिन हमारे देश में कोई सवाल ही नहीं पूछता है, कोई सवाल पूछने को तैयार ही नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में तो सिर्फ गांधीगिरी चल रही है आजकल, ना कोई सवाल पूछता है, ना कोई संविधान है, ना कोई लोकतंत्र है। मतलब कुल मिला के कुछ भी नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में सिर्फ आजकल मोदीगिरी चल रही है। पहले गांधीगिरी थी, अब मोदीगिरी हो गई है। तो बात दरअसल ऐसी है कि जो चाइना हमारे यहाँ पर आ गया है, आज तो चाइना ने हमारे यहाँ पे लद्दाख में जो एक सीमा सहमति थी, लाइन ऑफ कंसेंट थी, आज उसको पार किया है। और उसने बहुत उकसाऊ कदम उठाए हैं चीन ने, आज बहुत ज्यादा ये उकसाऊ कदम थे। हमारे सैनिकों ने हालांकि उनके जो उसको आक्रमण तो नहीं कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने लाइन हमारी क्रॉस करी है उसको आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन उनके जो भी इंट्रूजन था, हम इंट्रूजन कहेंगे उसको, तो जो भी उनका इंट्रूजन था हमारी सेना ने उसको रोक दिया है। मगर जो इंट्रूजन था वो निहायत ही उकसाऊ था, और अभी तो हालात कंट्रोल में है। लेकिन जो श्रीनगर लेह हाईवे है, श्रीनगर लेह का हाईवे जो है आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, और श्रीनगर लेह हाईवे जो है वो अब सिर्फ सेना और सैनिकों के लिए ही खुला रहेगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जान जाइए कि सेना के लिए श्रीनगर और लेह वाला हाईवे खुला हुआ है, और ब्रिगेडियर और कमांडर लेवल पे बातचीत जारी है। शायद अभी तक बातचीत खत्म हो गई होगी, जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ शायद इस समय तक बातचीत खत्म हो गई होगी। तो यही है कि जो हमारी सेना है वो काफी सदके में है। हमारे सैनिक नाराज हैं, हमारे सैनिक जो है हताहत है, बहुत परेशान है। अभी कम से कम आप देख लीजिए, मई से लेकर तो आई थिंक 21 मई से लेकर तो अब तक जो भी है हमारे सैनिक जो है एक हताहत में है, एक कह सकते हैं भय में है, एक भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। एक सैनिक ने तो अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। तो सरकार आखिर बताने का नाम क्यों नहीं ले रही है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं किस तरह की चीजें सामने आ रही है। और इस तरह की चीजें अगर सामने आ रही है तो क्यों आ रही है, आखिर ऐसा हुआ क्या है कि हमारे देश में जो है चीन का नाम लेना भी मना है। क्या चीनी कंपनियों ने जो पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, क्या उससे मोदी जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित हैं, या उससे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, या अजीत डोभाल की फर्म में जो पैसा दिया हुआ है चीनी कंपनीज ने, क्या उससे बहुत ज्यादा परेशानी है, चीन का नाम लेने में इस तरह की परेशानियों का सामना हम लोग कर रहे हैं। तो ये भी जो है देखने वाली बात होगी कि एक्चुअल में मोदी जी चीन का नाम नहीं ले रहे हैं, ना तो लाल किले की प्राचीर से, ना ही मन की बात में, ना ही सर्व कमेटी बैठक में, ना ही किसी वर्चुअल मीटिंग में, कहीं पर भी चीन का नाम सामने सुनने में या देखने में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत जो है बात मुझे आपको बतानी थी बहुत दिनों से, और मैं आपको बता रही हूँ कि चीन का नाम कहीं पर भी नहीं लिया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं कि रिलीजियस गैदरिंग्स जो है और पॉलिटिकल रैलीज जो है वो 21 सितंबर से की जा सकती है। मतलब 21 सितंबर से आप लोग जो है बिहार में चुनाव का प्रचार कर सकते हैं। मोदी जी ये चीज तो पता है कि आप अभी चुनाव आने वाले हैं बिहार में, तो चुनाव की रैली तो करना जरूरी है बिहार में, नहीं
तो ऐसी चुनावी रैली जो है वो जो है मोदी जी जो है करना चाहेंगे बिहार में, क्योंकि उन्हें तो शांति मिल नहीं रही होगी, क्योंकि रैली हो नहीं रही है। जब रैली नहीं हो रही होगी, मोदी जी को शांति नहीं मिल रही होगी, तो शांति के लिए कुछ ना कुछ तो इलाज इख्तियार करेंगे मोदी जी, और यही इलाज है कि मोदी जी ने जो है रैली की परमिशन जो है वो दे दी है। तो अब देखते हैं मोदी जी कब जाते हैं। 21 सितंबर के बाद में शायद ऐसा ना हो कि 22 सितंबर को फौरन मोदी जी बिहार पहुंच जाए, बैक टू पवेलियन, मतलब बिहार जाके बैठ जाए और बिल्कुल अपने इलेक्शन का जम के जो बोलते हैं दम लगा के, जोर लगा के जो है इलेक्शन रिलीज करना शुरू कर दे या चुनाव प्रचार करना शुरू कर दे। तो खैर ये तो देखने वाली बात होगी, ये तो 21 सितंबर के बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन हाँ, हमारे देश की जनता मूर्ख नहीं है, पब्लिक है, सब जानती है। एक रोटी फिल्म का एक बहुत अच्छा गाना है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है। आप भी जानते होंगे इस गाने को, मैंने भी काफी सारे लोगों के मुंह से सुन रखा है ये गाना। तो ये पब्लिक है और ये सब जानती है। पब्लिक को ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते। आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से आप पब्लिक को उल्लू नहीं बना सकते हो। पब्लिक को आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से आप गलत डायरेक्शन में नहीं जानकारी दे सकते हो। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि बीजेपी ने हमेशा अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है पब्लिक को गुमराह किया है और पब्लिक को नए नए डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नई नई निजीकरण पॉलिसी और नए नए सपने दिखाने वाली सरकार है। सपने दिखाने में ये सरकार मास्टर है। सपने 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 सपने, और ये सारे सपने हैं जो तेरे सपने, मेरे सपने, सारे सपने जो है सपने तहस नहस हो रहे हैं। युवा, बुजुर्ग, किसी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, महिलाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मतलब महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, कोई भी जो है मोदी सरकार के काल में आवाज नहीं उठा सकता है। आप देखेंगे कि यूपी में फिर से जो है मर्डर हो गया है। यूपी में फिर से जो है एक महिला का मर्डर हो गया है। इसके पहले भी हिंदू मुस्लिम के चलते हैं यूपी में जो है एक लड़की जो हिंदू थी और लड़का मुस्लिम था तो उसका मर्डर हो गया था। अभी भी योगी सरकार में ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी है कि अयोध्या का इतना आडंबर करने के बाद में अब योगी जी को समझ में आ रहा है कि यूपी में जो है एक्चुअली लॉकडाउन की नौबत आ गई है, क्योंकि यूपी में जो है वो कोरोना के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और यूपी में लॉकडाउन की जरूरत है, ऐसा योगी जी को समझ में आ गया है। तो अब जो है वीकेंड्स पे लॉकडाउन लगा करेंगे। तो जैसे फ्राइडे शाम से लेकर तो मंडे मॉर्निंग होने तक जो है 55 घंटे के लॉकडाउन जो है हर वीकेंड पे लगेंगे, जिसमें सभी बाजारों, दुकानों और मार्केट प्लेसेस और सभी सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया जाएगा। तो ये चीज यूपी से निकल के अच्छी चीज सामने आ रही है पहली बार। इसके पहले भी एक चीज अच्छी मैंने आपको बताई थी, जो एनसीईआरटी की नकली किताबों की नकली छपाई के बाद में मैंने आपको बताया था कि चिट फंड नाम की एक बीजेपी नेता की कंपनी सामने आई थी, संजीव गुप्ता या कुछ। फिर एक ही बीजेपी नेता ने जो है नकली किताबें छापी थी। और अब जो है वो लॉकडाउन लग रहा है अयोध्या के बाद में। पूरी सर्कस हमने देखी, कैसे लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे और कोई कोरोना का डर नहीं था, ना मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी। तो आपने देखा था अयोध्या के टाइम पे क्या चल रहा था। लेकिन अब कम से कम समझ में आ गया है यूपी में कि लॉकडाउन की सख्त आवश्यकता है और ये लॉकडाउन जो है इस बार किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे दूंगी कि सुशांत सिंह के केस में जो है वो रिया चक्रवर्ती को गिल्टी माना गया है। और रिया चक्रवर्ती जो है वो उसने ड्रग्स के डोज दे के उसने जो है सुशांत का दिमाग घुमा दिया था। ऐसा सुशांत की फैमिली का मानना है कि वो ड्रग्स के डोज देकर जो है उसने सुशांत का दिमाग घुमाया। और सुशांत जो है बहुत इंटेलिजेंट लड़का था और वो ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे जो है अपने आप से किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसलिए उसने ड्रग्स के डोज देकर जो है उसने सुशांत का दिमाग घुमाया था। तो ये बात सामने आ रही है। तो उसमें अभी आज डीआरडीओ पहुंच चुकी है। रिया चक्रवर्ती जो है डीआरडीओ के ऑफिस में ही सीबीआई की टीम रुकी हुई थी। और सुशांत की बहन मीतू को भी जो है बुलाया गया आज। तो सुशांत की बहन जो मीतू है, तो मीतू भी आज जो है वहां पर गई सीबीआई से पूछताछ में। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीबीआई के पास में पुख्ता जानकारी होगी जो हमें कल सुनने में आएगी। तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज मैंने अपडेट नहीं देखा है, तो मैं आपको कल बताऊंगी कि
कल न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ लीजिएगा सुबह, तो शायद हम लोग कोई और नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज हमारे पास में बात करने को बहुत कुछ है। तो इस तरह से जो है बातें सामने निकल के आ रही है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो एक संदीप सिंह करके डायरेक्टर है, आप जानते हो संदीप सिंह को? नाम सुना सुना लग रहा है। मैं बताती हूँ, संदीप सिंह जो है वो बीजेपी के बड़े समर्थक हैं, क्योंकि संदीप सिंह ने मोदी सरकार के लिए मोदी के नाम पे पूरी की पूरी फीचर फिल्म बना दी है। पूरी की पूरी फीचर फिल्म जो है मोदी के नाम पे संदीप सिंह ने बना दी है, और जिसमें विवेक ओबराय साहब थे। तो मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक और मोदी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इनका भी नाम जो है सुशांत सिंह केस में आ रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि संदीप सिंह ही वो शख्स है जिसने ड्रग्स पहुंचाई थी सुशांत तक। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े बीजेपी के गद्दावर सपोर्टरों के नाम आ रहे हैं, और बड़े बड़े सपोर्टरों के नाम आ रहे हैं। तो आप समझ जाइए इससे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ, तो आप शायद समझ जाएंगे। तो ये जो बात है वो हजम करने लायक नहीं है। ये वही संदीप सिंह है जिनका काफी सती सावित्री टाइप्स जो हमारी आंटियां हैं, सो कॉल्ड आंटियां, सो कॉल्ड हीरोइंस, जो बहुत सारी 35-40 साल की जो भी सो कॉल्ड हीरोइंस हमारी आजकल चल रही हैं, जो काफी उम्दा बातें करती हैं और काफी हाई क्लास जो है उनके विद्रोह होते हैं, काफी ज्यादा सेल्फ मेड होती है, हाई क्लास सेल्फ मेड एक्ट्रेसेस के साथ में इनके फोटो आप देखेंगे, आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा। इनके फोटोग्राफ्स मैंने देखे हैं, सेल्फ मेड एक्ट्रेसेस के साथ में इनके काफी सारे फोटोग्राफ्स मैंने देखे हैं। जो हाई क्लास उम्दा एक्ट्रेसेस हैं इनके साथ में फोटो मैंने देखे हैं, तो आप भी देखिएगा, आपको भी दिखेंगे फोटोग्राफ्स। तो ये वही संदीप सिंह है। तो देखिए अब सो कॉल्ड अलेजेड ड्रग पैडलर कह सकते हैं इसको, सो कॉल्ड ड्रग पैडलर कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये बात साबित नहीं हुई, लेकिन नाम चलकर सामने आ रहा है कि संदीप सिंह का जो नाम है वो सुशांत सिंह को ड्रग सप्लाई किया करते थे। और रिया चक्रवर्ती को भी वो जानते हैं। रिया चक्रवर्ती के और पता नहीं कहाँ कहाँ पर नाम आ रहे हैं, कहीं आदित्य ठाकरे के साथ जुड़ जाते हैं, कहीं संदीप सिंह के साथ नाम जुड़ जाता है, कभी महेश भट्ट के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही नाम इसके जुड़े हुए हैं। फिर भी जो है पत्रकार हमारे देश के, देखिए आप बिल्कुल लगे हुए हैं वो इंटरव्यू लेने के लिए रिया चक्रवर्ती का। ऐसा लगता है कि मतलब रिया चक्रवर्ती एक बहुत ही मतलब उम्दा, एक बेहतरीन, मतलब कह सकते हैं दिलीप कुमार के बाद में जो सेकंड दिलीप कुमार एक्ट्रेस है वही है, क्योंकि मेरे ख्याल से कपल के पर्सनल मैटर पे इतना ज्यादा फोकस जो है मीडिया को नहीं करना चाहिए था, लेकिन मीडिया सारी सीमाएं जो अभी तक पार कर चुकी है, और मीडिया सारी सीमाएं अभी तक पार करने के बाद में जो है मीडिया अभी सिर्फ वही के जो है प्राइम टाइम चला रही है। मतलब प्राइम टाइम, कैन यू इमेजिन, प्राइम टाइम में अब खबरें चलेगी सुशांत सिंह राजपूत की, और सारी खबरें जो है प्राइम टाइम में चलने से मतलब आप समझ जाइए कि रिया चक्रवर्ती इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द मीडिया। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। और हमारे देश की जो बेरोजगारी है, हमारे देश में जो आर्थिक समस्याएं हैं, हमारे देश की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, हमारे देश में जो चीन का आक्रमण है, हमारे देश में जो आज मॉनिटोरियम खत्म हो रहा है, उसकी बात है। कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में बैंकों के जो हालात हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे देश में सेना का बजट कम कर दिया गया है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को ही हमारे देश में जो है इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और सिर्फ रिया चक्रवर्ती की ही बात हमारे देश में की जा रही है। तो जो एक ना हजम करने वाली बात मुझे लगती है। आप लोगों को क्या लगता है? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है। उसके बाद में बहुत जगह अफवाहें फैल गई है इस लॉकडाउन के चलते कि सरकार जो है बिजली के बिल माफ कर रही है। मतलब सरकार के जो फ्रेंड है गौतम अडानी साहब, तो सरकार जो है बिजली के बिल माफ करने वाली है। तो इस आप मुगालते में मत रहिएगा, कोई बिजली के बिल माफ नहीं हो रहे हैं। और बिजली के बिल ना इसके पहले भी कभी माफ हुए, इतनी सारी आपदाएं आई है। और ये जो PIB है, उसकी PIB फैक्ट चेक जो है
तो पीआईबी फैक्ट चेक इसके बारे में डिक्लेयर कर चुकी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी माफ करना या ना करना सरकार के हाथ में है। लेकिन ये अभी फिलहाल अफवाह है, सरकार की तरफ से ऐसी कोई उद्घोषणा नहीं की गई है। तो पीआईबी ने जो है एक ब्यूरो है ये जो फैक्ट चेक रखता है, तो पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये सूचना जारी हुई है कि किसी के भी लाइट के बिल माफ नहीं किए जाएंगे। उल्टा मॉनेटोरियम, जो आपकी किस्तें, आपके लोन की किस्तें, आपकी जो इंश्योरेंस की किस्तें जो लेट हो रही थी, वो भी उल्टा आज से आपको देनी पड़ेगी। मॉनेटोरियम का जो पीरियड है, वो मॉनेटोरियम का पीरियड अब खत्म हो चुका है। मतलब मंडे आज से मॉनेटोरियम का पीरियड जो है वो खत्म हो गया है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मॉनेटोरियम का पीरियड है और आप अपनी जो है लेट भर सकते हैं किस्तें। आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चल रहा है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप प्लीज चेक करिए कि आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहे हैं कि नहीं। तो इस बारे में भी आप जो है अपनी बैंक को लिख सकते हैं या अपनी सरकार को लिख सकते हैं, अपने राज्य सरकार को लिख सकते हैं कि आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ना चढ़ाएं, क्योंकि आपको चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है। उसमें मॉनेटोरियम में भी, मॉनेटोरियम चल रहा है तो ब्याज तो नहीं लगना चाहिए था कायदे से, लेकिन उस पर भी ब्याज लग रहा है। मॉनेटोरियम काल में भी आपको ब्याज लग रहे हैं। तो अगर आपको मॉनेटोरियम काल में भी ब्याज लगेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस बारे में जो है वो क्या कहना है, अब हमारे यहाँ पे क्या कहना है, पब्लिक के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जिसको जैसी मर्जी आती है तब लॉकडाउन लगा देता है, जिसको जब मर्जी आती है मॉनेटोरियम लगा देता है, मॉनेटोरियम हटा देता है। अब क्या कहेंगे हम, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो हमें कुछ भी कहना जो है अलाउड नहीं है, हमारी सरकार में कुछ भी कहना जो है अलाउड नहीं है। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए प्लीज, अगर आप लोग वहां पर है, अगर मैं आपको देख पा रही हूँ, अगर आप बने हुए हैं वहां पर, तो प्लीज आप क्वेश्चंस पूछिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन का मैं जवाब दे पाऊँ और इस तरह की मदद कर पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज आप वहां से क्वेश्चंस पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। तो प्लीज आप क्वेश्चंस पूछिए। आज की जो न्यूज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताना भूल गई हूँ। मन की बात तो मैंने आपको बताई, और ये भी मैंने आपको बताया कि मन की बातों में देश की जो भी जानकारी है, देश की जो असलियत है, उसका जिक्र ना होके नए नए कुत्ते बिल्ली के जो टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं मन की बात में, ये मैंने आपको बताया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मन की बात में जो डिसलाइक्स है, इस बार वो लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स मिले हैं मोदी जी को। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने डिसलाइक किया है, ये मैं आपको बता दूं। तो आजकल जो भी मोदी जी का पर्सनल यूट्यूब चैनल है, या मोदी जी का जो भी अपना रहा होगा बीजेपी का पोर्टल, उस पर भी ज्यादा से ज्यादा डिसलाइक मोदी जी के इस खतरनाक मन की बात भाषण को मिले हैं। और द टेलीग्राफ करके न्यूज़पेपर है, आप जानते हैं बहुत बेबाकी से लिखता है, बहुत ही ज्यादा खुले विचारों से लिखता है। तो टेलीग्राफ नाम के इस न्यूज़पेपर ने जो है मोदी जी के बारे में ये लिखा है कि मोदी जी जो है बांसुरी बजा रहे और रोम जल रहा है। इस तरह की जो मुहावरा, इस तरह की जो लोकोक्ति है, ये लापरवाही के सेंस में कही जाती है कि जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था। तो टेलीग्राफ ने ये लिखा है कि जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था या नहीं बजा रहा था, उसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन डेफिनेटली जब हमारा देश जो है आपदा काल में, हमारा देश जो संकट काल में, हमारे देश की जीडीपी जो है -4 होने को आ गई है, -4 से भी ऊपर पता नहीं कितनी हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे मोदी जी सिर्फ बांसुरी बजा रहे हैं। मतलब एक शाब्दिक तौर पे जो है एक मेटाफर इस तरह से दिया गया है। तो बांसुरी बजाने से मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन वो इधर उधर की बातें करके पब्लिक के साथ में टाइम पास कर रहे हैं, पब्लिक को एक तरह से मूर्ख समझ रहे हैं। ये जो है द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर का कहना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये टेलीग्राफ न्यूज़पेपर कह रहा है। अगर आपके पास में ई पेपर हो तो आप टेलीग्राफ की हेडलाइंस देखिएगा। हेडलाइंस में लिखा था वाओ वाओ वाओ, मतलब भाव भाव भाव, जो कुत्ता करता है। तो मोदी जी ने क्योंकि कुत्तों की ब्रीड के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बता दिया, जो मोदी जी ने बताया मैंने उसको रिपीट कर दिया।
तो इस तरह से जो है मोदी जी जो है एक बचपना जो घुस गया है, एक बचपने जैसी बातें जो करते हैं, चाइना के बारे में बातें नहीं करते हैं, जितनी हमारे देश में समस्या है उसके बारे में बात नहीं करते हैं, और एक बचपने वाली बातें जो करते हैं, ये सारा की सारा बचपना जो है उनके अंदर कूट कूट के जो बचपना भरा है, मैं उसकी बातें आपको बताती हूँ। तो सारा सब कुछ मैं नहीं कह रही हूँ, ये पेपर में लिखा हुआ है, ये मोदी जी ने खुद कहा है, कुत्ते की ब्रीड उन्होंने खुद बताई है, अभी वो अगली बार बिल्लियों की ब्रीड बताने वाले हैं, ऐसा 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 प्रतीत होता है। इसके पहले उन्होंने मोरों के बारे में बात की थी, इसके बाद में बतखों के साथ दिखे वो। तो इसी तरह का कुछ प्राकृतिक सौहार्द का माहौल जो है हमारे देश में चल रहा है। चाइना क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, अमेरिका के साथ हमारे क्या रिश्ते हो रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, खाओ पियो मस्त राम रहो, मस्त राम हमें बने रहना है, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहना है और सब कर देंगे, सब हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि अगर वॉर होती है तो चाइना से लड़ने के लिए हमारे पास में 10 दिन से ज्यादा का तसला नहीं है। हमारे पास एक क्वाड्रेंट में 16 से 18 मिसाइल या विमान होते हैं, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 24 क्वाड्रेंट है, जबकि हमें 42 क्वाड्रेंट की जरूरत है। और हमारे पास में सैनिक कम है, चाइना के पास में हमसे बहुत ज्यादा सैनिक है। हमारे पास में सिर्फ 14 लाख सैनिक है, चाइना के पास में 28 लाख सैनिक है। तो मैंने आपको काफी सारी बातें बताई थी, चाइना हमसे ज्यादा खर्चा करता है, चाइना की इकोनॉमी हमसे 6 गुना है, चाइना मिलिट्री पे हमसे ज्यादा खर्चा करता है। तो यही सब मैंने आपको बताया था कि हम लोग $73 बिलियन करते हैं, चाइना $261 बिलियन करता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले मेरे वीडियोस में बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि हमारा देश जो है वो एक मतलब मझधार में अटका दिया, हमारी सरकार ने हमारे देश को एक बीच मझधार में अटका दिया है, लटका दिया है, फेंक दिया है, पता नहीं क्या है। लेकिन ये सारी बातें मुझे आपको बताना जरूरी थी। प्रणब मुखर्जी जी का आज शाम को कोरोना के चलते और उनकी एक सर्जरी भी हुई थी, उन्होंने आखिरी सांस लिया अस्पताल में, एम्स अस्पताल में शायद वो थे, तो उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। ज्यादातर नेता एम्स अस्पताल में ही होते हैं या फिर वेदांता में चले जाते हैं, तो आज इन्होंने अंतिम सांस ली है प्रणब मुखर्जी जी ने, जो बड़े दुख की बात है। और कोरोना भी था, उनको सर्जरी भी हुई थी, तो काफी समय से वो हॉस्पिटलाइज थे, तो आज उन्होंने जो है अंतिम सांस ली है। और यही मुझे आपको बताना था। उसके बाद में जो रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, रणदीप सुरजेवाला, तो रणदीप सुरजेवाला ने भी कड़ा निशाना जो है मोदी जी पे किया है। उन्होंने ये बताया है कि मोदी जी जो है वो मौन क्यों है, मोदी जी चुप क्यों है। मोदी जी जब मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो मोदी जी कितनी बातें किया करते थे, बहुत सारी बातें मोदी जी किया करते थे, लेकिन अब मोदी जी चुप क्यों है। मोदी जी को चुप नहीं रहना चाहिए, मोदी जी को बताना चाहिए कि चाइना कब जाएगा, चाइना कब गालवान घाटी से जाएगा, ये सब बताना चाहिए ना। मोदी जी को बताना चाहिए कि एग्जाम जो है ना आईआईटी की और जेईई के एग्जाम्स है, जिसके लिए सोनिया गांधी जी विपक्ष की मीटिंग्स बुला चुकी है, ममता बनर्जी जी इतना चिढ़ रही है, तो इन सब चीजों के जवाब मोदी जी को नहीं देना चाहिए क्या। मोदी जी तो देने के लिए तैयार ही नहीं, मोदी जी आते ही नहीं सामने। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या आपत्ति है। ये सारी चीजें जो है कांग्रेस के बड़े सवाल है। और कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस जो 135 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो काफी परेशान हैं। ये सारे जवाब वो मांगने के लिए मोदी जी से पूछ रहे हैं कि मोदी जी सारे जवाब, वो क्या बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग जो है, बुद्धिजीवी समाज जो है वो इस तरह के सवाल पूछता है, लेकिन किसी को जो है इस तरह के सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हमारे बुद्धिजीवी समाज का काम तो सिर्फ पूछना है। हम लोग कोई पॉलिटिकल कनेक्शन में तो हम है नहीं, हम तो कोई नेता है नहीं, हम तो कोई एमएलए है नहीं, हम तो कोई एमपी है नहीं, हम तो किसी नेता के चमचे हैं नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है देश में, है ना। तो हमें तो मोदी से पूछना ही पड़ेगा। अब वो जवाब नहीं देंगे तो भी हम क्या कर लेंगे, हम घर में बैठे रहेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमें क्या मतलब है। हमें तो मूर्ख समझ लिया है, हमारे सवाल का जवाब दे तो दे वरना ना दे, हम पूछते रहेंगे पूछते रहेंगे पूछते रहेंगे, देखते हैं कब जवाब मिलेगा। लेकिन हमारा तो काम है पूछना, और पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि वही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर सवाल ही पूछना बंद हो जाएंगे तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती का फायदा क्या हुआ। अगर सवाल ही पूछना बंद हो जाएंगे तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अगर लोकतंत्र की खूबसूरती बनाए रखनी है तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना।
तो हम वही सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल जवाब में जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे जो प्रयत्न हैं कब तक कामयाब होने वाले हैं। आगे बताती हूँ, आगे की बात बताती हूँ, हालांकि बहुत डिस्कशन हो गई है। आगे बताती हूँ कि जो हमारे यहाँ पे नेपाल की खबर आ रही है कि नेपाल के रिश्ते भारत से बिगड़ गए हैं, और नेपाल की जो हमने लिब्या धुरिया, लिपू लेक और काला पानी की जो जगह है वो नेपाल ने अपने नक्शे में दिखा के, नेपाल ने अपने नक्शे में बता के उसको संसद से जारी करा लिया है और अपना एरिया करने का नेपाल दावा करता है। ये चीज सामने निकल के आ रही है। तो एक जो चीनी राजदूत वहां पर है उसके खिलाफ जो है जनता में आक्रामक रवैया देखने मिल रहा है, और जनता जो है खिलाफत कर रही है, क्योंकि ये इसका नाम है हाओ यांकी नाम की ये जो लेडीज है, जो ये चाइनीज औरत है, ये जाके वहां पे बैठी हुई है नेपाल में, हाओ यांकी। तो हाओ यांकी के जो है नेपाल की जो अभी करंट गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी की, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ में इसके हाओ यांकी के काफी अच्छे संबंध है। तो हाओ यांकी के कम्युनिस्ट पार्टी के अच्छे नेताओं के साथ में इतने अच्छे संबंध होने की वजह से उनके घर तक पहुंच जाती है, केपी शर्मा ओली के घर तक पहुंच जाती है, केपी शर्मा ओली के घर तक पहुंच जाती है। इवन जो राष्ट्रपति है वहां की, जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी के भी ये ऑफिस में पहुंच जाती है, उनसे भी बिना परमिशन के मिल लेती है, और केपी शर्मा ओली की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट करती है, और केपी शर्मा ओली की जो बहुत अच्छी फ्रेंड बताई जा रही है उनके घर तक जाती है, किसी भी समय बिना अपॉइंटमेंट के नेताओं से मिलती है। तो ये जो हाओ यांकी है, हाओ यांकी के खिलाफ जो है जनता ने आक्रोश जताया है, और जनता ने बताया है कि ये जो हाओ यांकी है वो नेताओं से किसी बिना अपॉइंटमेंट के ना मिले, अपॉइंटमेंट लेकर ही मिले। तो अपॉइंटमेंट अगर इसको ना दिया जाए तो और बेहतर है। जनता के अंदर खासा आक्रोश है, और बताया जाता है कि यही हाओ यांकी जो है ये केपी शर्मा ओली के साथ मिलती है, और ये भारत के खिलाफ जो है नीतियां बनाने के लिए उनको उकसाती है, और भारत के खिलाफ जो है ये कह सकते हैं एक तरह से एक नफरत की कवायद करने वाली ये महिला है। हाओ यांकी जो है चीनी राजदूत, इसको बताया, इसको एक सख्त हिदायत दे दी गई है आज, और ये नेपाल के किसी भी नेता से डायरेक्ट नहीं मिलेगी। और ये जो है बहुत बड़ी डिप्लोमेट है चाइना की, जो अब नेपाल में शायद हम देखते हैं कि शायद हमारे रिश्ते सुधर जाएं अब नेपाल से, शायद ऐसा लगता है। तो देखते हैं हाओ यांकी के इसको जो करारी फटकार जो लगी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, इससे भारत और नेपाल के रिश्तों में क्या सौहार्दता आती है, क्या बदलाव आते हैं, क्या नवीनता आती है, क्या बेहतरी आती है, ये हम देखना चाहेंगे कि हाओ यांकी जो है इसके ऊपर जो रोक टोक लगी हुई है, इससे काफी हद तक, कितने हद तक हम लोग जो है नेपाल के साथ में बेहतर रिश्ते दोबारा बनाने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि नेपाल और हमारे जो है रिलीजियस आधार पे भी हम लोग के अंदर समानता है। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है और हम भी हिंदू राष्ट्र हैं। आपको मैं एक और चीज बता दूं यहाँ पर कि नेपाल ऐसा देश रहा है जो कि कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा है नेपाल। तो नेपाल एक अपने आप में बड़ी गर्व की बात है कि नेपाल ऐसा देश रहा है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है, जो अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है नेपाल के लिए। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, हाँ, आज की खबरें जो मैं आपको मैक्सिमम बताना चाहूंगी, आज की खबरें जो मैंने आपको बतानी थी। कांग्रेस अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी जी, उन्होंने बहुत दुख जताया है सरकार के इस तरह के रवैये से और लापरवाह एटीट्यूड पे सोनिया गांधी ने रुख जताया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हमारे पूर्वज देख के बहुत दुखी होते अगर उनका पता चलता कि हमारे देश की जो सरकार है या हमारे देश के जो हालात हैं वो इतने बुरे हैं, और आज आज़ादी के 74 साल के बाद भी हम जो है लोकतंत्र और संविधान दोनों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। ना तो संविधान बचा है, ना तो लोकतंत्र बचा है। तो उन्होंने बहुत दुख जताया है। उन्होंने बताया है कि जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है ये ना बुजुर्गों को आवाज उठाने देती है, ना बच्चों के लिए ये सहिष्णु है या संवेदनशील है, और ना ही महिलाओं की उत्थान से इनको कोई मतलब है। तो ये जो बीजेपी सरकार जो है ये अपने आप में जो है खुद की सरकार है, सेल्फिश सरकार जो है एक तरह से सोनिया गांधी जी ने कहा है।
राहुल गांधी जी ने भी निशाना साधा है ना। राहुल गांधी जी ने बताया कि टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग जो है जैसे फेसबुक को बीजेपी ने सपोर्ट किया है और फेसबुक ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया है, बीजेपी ने भी फेसबुक को सपोर्ट किया है। व्हाट्सएप भी फेसबुक कंपनी ग्रुप का ही एक ऐप है, एप्लीकेशन है। तो व्हाट्सएप का ये मानना है कि जो भारत में ये डिजिटल मनी ट्रांसफर का प्लेटफॉर्म बनेगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये सोचा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इस तरह की किसी भी तरह की परमिशन जो है वो व्हाट्सएप को ना दे। हमारे यहाँ पे जितने डिजिटल ऐप है उतने पर्याप्त है। हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप जो है 44 करोड़ लोग हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप चला रहे हैं। तो इस केस में जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिजिटल मनी ट्रांसफर कंपनियां भी है और हमारे यहाँ पे जो बैंकें हैं, बैंकों के खुद के अपने एप्लीकेशंस है। तो इस केस में जो है व्हाट्सएप को मनी ट्रांसफर की जिम्मेदारी देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा जो है राहुल गांधी ने बताया है। ऐसा राहुल गांधी ने डिक्लेरेशन दी है, इस तरह की डिक्लेरेशन राहुल गांधी ने दी है। और राहुल गांधी ने ये भी बताया है कि जिस तरह से फेसबुक और बीजेपी की बात सामने आई है, फेसबुक और बीजेपी के जो आपसी रिश्ते सामने दिखने को मिल रहे हैं, आखी दास का जो सपोर्ट बीजेपी को दिख रहा है, फिर से जो है अमेरिकन न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज छापा है कि आखी दास ये वही महिला है जिसने मोदी जी के इलेक्शंस जीतने पर बहुत सारी बधाइयां दी थी और मोदी जी को एक शक्तिशाली नेता बताया था और बहुत ज्यादा बधाइयां दी थी। उसके बाद वो लगातार मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, लगातार मोदी जी को जो है आखी दास का सपोर्ट मिल रहा है और आखी दास जो है लगातार मोदी जी को सपोर्ट करती दिखती है। और उसने किसी भी तरह के जो पोस्ट है वो हटाने पे जो फेसबुक के दूसरे अधिकारी उनको मना किया था कि बीजेपी से पंगे मत लीजिए। तो ये वही है आखी दास। उसके बाद में अमेरिका के फेमस टाइम मैगजीन ने ये भी छापा है कि जो शिलादित्य देव असम के बीजेपी नेता हैं, शिलादित्य देव की जो हेट स्पीच है, जो नफरती उसके बयान है, उसके लिए शिलादित्य देव के बारे में एक जो लोकल संगठन है आवाज करके उसने भी पिन पॉइंट किया था फेसबुक को कि जो शिलादित्य देव है इसकी हेट स्पीच आप हटा दीजिए। लेकिन शिलादित्य देव की हेट स्पीच उसके बावजूद भी फेसबुक ने हटाई नहीं है। इसका मतलब फेसबुक कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और फेसबुक ने अपनी गलती स्वीकार ही की है कि हाँ, हमने शिलादित्य देव का हेट स्पीच नहीं हटाया था। उस समय पर हमें पता था कि ये हेट स्पीच फैला रहे हैं, नफरती बयान फैला रहे हैं, इनकी पोस्ट हमें हटानी चाहिए थी, हमने नहीं हटाया और फेसबुक ने अपनी गलती मान ली है। तो यही सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी और भी बहुत सारी बातें जो मैं आपको बता सकती थी और मैं बताना चाहूंगी आपको। मैं अगले कुछ दिनों में लाइव आऊंगी और कुछ वीडियोस में आपसे लाइव बात करना चाहूंगी मैं, क्योंकि मुझे आपसे बात करना लाइव बहुत पसंद है। और एक और बात सामने आ रही है कि जो बिहार में नीतीश कुमार जी उन्होंने सरकार को कह रही सरकार की जो पॉलिसीज है बिहार में वो लॉलीपॉप देने की है। जहां बिहार में बाढ़ है, जहां बिहार में इतना ज्यादा कोरोना का आंकड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा है और आप तो देखते हैं बिहार के खटारा हॉस्पिटल्स की हालत और सब आप देखते ही होंगे, जानते होंगे बिहार में किस तरह से एकदम खटारा, एकदम बिल्कुल अजीब से हॉस्पिटल्स है और अजीब सी कार्यशैली है वहाँ के हॉस्पिटल्स में। और जिस तरह से बिहार के इतने सारे कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो इस पे जो नीतीश कुमार जी है उन्होंने ये बताया कि पंचायती राज्य में जो एम्प्लॉयज है, जो शिक्षक है और जो बिहार सरकार के जो शिक्षक हैं, उन सभी लोगों की जो 15% सैलरी जो है बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी नहीं, ये बढ़ाई जाएगी 21 अप्रैल 2021 में, मतलब अप्रैल में बढ़ाई जाएगी। कब? अगले अप्रैल में। तो ये थोड़ा चक्कर हो गया, लॉलीपॉप थोड़ी लंबी दे दी है, तो खैर ठीक है। और जो भी दी है लॉलीपॉप, अच्छी लॉलीपॉप दी है ये, और ऐसे भगवान करे ऐसे लॉलीपॉप जो है ये इनके कामयाब हो। और जो है सरकार ऐसी करती, जब भी इलेक्शन होते हैं सरकार इस तरह की लॉलीपॉप्स देती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरह के नेताओं का तेज विरोध होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इस तरह के नेताओं का विरोध तो ना होके लोग इनके उल्टा सपोर्ट में आ जाते हैं, लोग उल्टा इनसे प्यार करने लगते हैं, इनके भक्त बन जाते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा सौहार्द का व्यवहार रखते हैं। और पता नहीं कैसे बार बार लगातार इस तरह के नेता जो है इलेक्शन फाइट करके आगे बढ़ जाते हैं।
पैसा बोलता है भाई, पैसा बोलता है। आपके पास पैसा हो तो आप भी जीत सकते हैं, पैसा है इलेक्शन जीतने का। तो बताइए, आप मुझे सवाल जरूर पूछिए। आप लोग कमेंट्स में सवाल लिखिए। मैं कोशिश करूंगी कि कमेंट्स में जो भी आप पूछ रहे हैं सवाल, उसका जवाब मैं अगले वीडियो में कवर करूं। तो आप प्लीज मुझे सवाल पूछिए, क्योंकि आप लोग सवाल पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि कम से कम मैं जो बात कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है, जो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है। कल भी मैंने लाइव आने की कोशिश की थी, मगर कल नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो मैं लाइव नहीं आई किसी वजह से। और अगर आप किसी पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट क्यों करते हैं, और आपका उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने के पीछे का मकसद क्या है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से मैं और अच्छा काम कर सकती हूँ। मुझे आपको कोई सजेशन देना है तो आपके सजेशंस भी मैं दिल से वेलकम करती हूँ, और आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स, आपके सवाल सब मोर देन वेलकम है। तो आप सवाल पूछिए, आप सजेशंस दीजिए, आप अपने नेतागिरी के बारे में बताइए, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके बारे में बताइए, आपको कौन सा नेता क्यों पसंद है उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। कभी कभी हमारे मत जो है डिफरेंट हो सकते हैं, मैं कुछ और बात कर रही हूँ, आप लोग कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जो है हम लोग एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, या मैं भी चाहती हूँ कि मैं मोदी जी की तरह मन की बात ना करके मैं टू वे कम्युनिकेशन करूँ, इसलिए मैं लाइव आती हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन हो। वरना मेरे लिए बहुत आसान है और कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको डाल दूँ। मैंने कल भी कोशिश की थी, नेटवर्क था नहीं, फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाला, तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके बस डालना ही तो है, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मगर मैं चाहती हूँ कि मैं 1-on-1 आप लोगों से बात करूं, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि मैं आपके सामने आके जो है आपसे लाइव चैट करूं, ताकि आपके सवाल मैं ले पाऊं। आप लोग अपने सवाल रेडी रखिए, अगली बार आप जब आए लाइव मेरे साथ में तो आप अपने सवाल रेडी रखिएगा और अपने सवाल लगातार मुझसे पूछिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सारे सवालों के जवाब देने में, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस लायक हूँ कम से कम कि मैं सवाल के जवाब दे पाऊँ। पिछले कुछ वीडियोज में मैंने लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे सवाल पूछे हैं। और इस तरह से कारवा चलते रहना चाहिए सवाल जवाब का, तभी तो मजा आएगा कि हाँ मतलब कुछ हो रहा है, कुछ मतलब पॉजिटिविटी होगी, और कुछ हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी टॉक्स, हेल्दी डिस्कशंस जो है होंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और देखते हैं कि जो कमांडो और ब्रिगेडियर लेवल पे जो मीटिंग हो रही है चाइना और हमारे देश के ऑफिसर्स के बीच में, वो कहाँ तक जाती है। और चाइना के जो विदेश मंत्री, आपको तो पता है चाइना भी एक नंबर का झूठा है, तो चाइना के जो विदेश मंत्री है उन्होंने ये बताया कि हमने LAC में कोई सहमति रेखा पार नहीं करी है, सहमति सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसा वांगी ने बताया है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स ने बताया है, हमारे आर्मी चीफ्स ने बताया है कि सेना में जो सहमति सीमा थी उसका उल्लंघन आज जो है चाइना ने हमारे देश की जवानों को, हमारी देश की सेना को उकसाने के लिए किया है, जो सही भी है, सच्चाई है। और उससे हमारे देश की सेना की रिपोर्ट है तो हम उसी को सच मानेंगे, हम चाइना के या किसी भी नेता की बात को हम सच नहीं मानेंगे। कोशिश कीजिए कि सेना के जवानों की बात को सही माना जाए, नहीं किसी नेता वेता की बात को सही ना माना जाए। हमारे यहाँ के जवान सही बोलते हैं, 2-4 मेजर जो GD बख्शी है, गौरव आ रहे हैं, 2-4 को छोड़ दिया जाए तो सारे ही मेजर, सारे ही जनरल, सारे ही एयर मार्शल जो है सही बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि एयर मार्शल्स की बातों को सुना जाए, सेना के जवानों की बातों को सुना जाए, और उनकी सच्चाई को ही समझा जाए, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको वीर सावरकर जी की बात बताऊंगी कल, तो मुझे लगता है कि मैं आपसे कल फिर लाइव मिलूंगी। मुझे वीर सावरकर जी का नाम जो भारत रत्न के लिए प्रस्तावित हुआ है, और शायद जिस गति से, जिस रेट से बीजेपी सरकार जा रही है, और बीजेपी सरकार जो है एक हिंदुत्व की गुहार लगा रही है, राष्ट्रवादिता की गुहार लगा रही है, और जो है फादर ऑफ हिंदुत्व जो है एक तरह से वीर सावरकर जी को कहा जाता है। तो लगता है कि वीर सावरकर जी को शायद ये महान जो पदवी है भारत रत्न की, ये हासिल हो जाए। मैं आपको बता दूं, भारत रत्न की पदवी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बेस्ट सिविलियंस को हमारे देश के दिया जाता है, लेकिन अभी जो है ये पदवी जो है वीर सावरकर जी को दिया जाएगा। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या वीर सावरकर जी को पदवी दे देनी चाहिए भारत रत्न की, या इससे भी बेहतर विकल्प
और बेटर ऑप्शंस हमारे पास में इंग्लिश में कहे तो अवेलेबल है। तो आप लोगों को क्या लगता है प्लीज मुझे बताइए, हमारे डिस्कशन से शायद बात थोड़ी आगे तक पहुंचे, ऐसा मुझे लगता है। तो वीर सावरकर जी की अगर हम बात करेंगे तो उनको हिंदुत्व का फादर कहा जाता है, और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि वो फ्रीडम फाइटर थे। वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे, बल्कि उन्होंने आज़ादी के बाद में हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने फाइट किया है। और जो जिन्ना ने जो 2 नेशंस थ्योरी दी थी, ये उन्होंने अपनी किताब में आज़ादी के 10 साल पहले ही लिख दी थी। तो मतलब इतने विद्रोही, इतने देश को बांटने वाले विचार के साथ में आप जाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे देश को बांटने वाले विचारों के साथ में नहीं जाना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि क्या आपको देश को बांटने वाले विचारों के साथ में आपको जाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपको कोई और बेहतर ऑप्शन पता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी बात आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जरिए से, ताकि आपकी बात आगे पहुंच जाए। और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को और बेहतर इन्फॉर्मेशन में दूं। मैं हमेशा लाइव आऊं ताकि हम लोग 2 वे इंट्रैक्शंस कर पाए, और 2 वे इंट्रैक्शंस के चलते मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। आप, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितनी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं बहुत अपने आप को अपडेट रखती हूँ, आप भी अपने आप को अपडेट रखिए। अपने आप को अपडेट रखना ही हमारे लिए शायद इस कोरोना काल में एकमात्र इलाज है, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान जो है वो शक्ति का परिचायक है। जब सारी शक्तियां दुनिया में फेल हो जाती है तो ज्ञान की शक्ति ही हमारे काम आती है। तो अभी कोरोना काल में जब सारी शक्तियां फेल हो गई है, सारी शक्तियां खत्म होती प्रतीत हो रही है, सारी शक्तियां जो है निष्क्रिय हो गई है, तो शायद हमारे ज्ञान की शक्ति हमारे काम में आए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता है। और भारत रत्न को लेके, वीर सावरकर जी को जो भारत रत्न दिया जाना चाहिए, उसको लेके आपके क्या विचार है मुझे ज़रूर बताइए। ये भारत रत्न वही है जो बाबा अम्बेडकर जी को मिला है, जो सचिन तेंदुलकर जी को मिला है, जो अमर्त्य सेन जो इतने बड़े अर्थशास्त्री उनको मिला है, जो सीवी रमन को मिला है, जो कलाम जी, अब्दुल कलाम आज़ाद जी को मिला है, जो राधा कृष्णन साहब को मिला है, जो 5 सितंबर आ रहा है, हम जिनका बर्थडे मनाएंगे शिक्षक दिवस के रूप में, इतने राजीव गांधी जी को मिला है, इतने जो एक पायस सोल जो है, इतने जो है हाई कैटेगरी के सिविलियंस जो है, उनको हम लोगों ने भारत रत्न दिया। और क्या उस कैटेगरी में अच्छा लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को लास्ट ईयर का भारत रत्न मिला। तो इतनी बड़ी बड़ी कैटेगरी में जो इतने बड़े महान विद्वान, इतने बड़े महान, हम कह सकते हैं एक तरीके से महापुरुष और महान विचारकों को हमने, और साइंटिस्टों को, और इतने महान स्कॉलर्स को हमने भारत रत्न दिया है। तो क्या आपको समझ में आता है कि हमें वीर सावरकर जी, जो विनायक दामोदर सावरकर जी, जिन्होंने अपने आप का नाम ही वीर रख लिया अपनी किताब में, उन्होंने जो किताब लिखी है, रविंद्र दास जी करके एक शख्स ने बताया कि उनकी जो किताब है, जिन्होंने उनकी किताब को प्रमोट किया था, उन्होंने बताया कि उनके मरने के काफी समय बाद बताया कि वीर सावरकर जी ने ही एक्चुअल में अपने नाम के आगे वीर लगाया था। वो कोई वीर नहीं थे। जब उनको काला पानी की सजा हुई अंडमान की सेलुलर जेल में, जब उनको डाल दिया गया, तो ये वही वीर है जिन्होंने 6 सालों में 9 मर्सी पेटिशंस लिखी वीर सावरकर जी ने। और कोई भी वीर आदमी 6 सालों में 9 बार माफीनामे नहीं लिखता है सरकार को। 9 बार माफीनामे, 9 बार माफीनामे सरकार को लिखे हैं। और 9 बार माफीनामे लिखने के बाद में उन्होंने जो है सरकार की, जो अंग्रेज सरकार की हर बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं जो है, मैं हर हालात में, हर क्षमता में, हर परिस्थिति में, हर स्कोप में, हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में मैं जो है अंग्रेज सरकार की सेवा करूंगा। और इस तरह के इंसान को शायद वीर नहीं कहना चाहिए, वो अपने आप को वीर कह के चले गए और लोगों ने इस तरह से उनको वीर समझ लिया, वीर बता दिया। अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों को वीर बताने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को वीर नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो तो वीर थे ही नहीं ना। जब वीर थे ही नहीं तो अपने आप को वीर अगर रविंद्र दास जी के हिसाब से वो कह के चले गए हैं, तो क्या वास्तव में उनको वीर समझना चाहिए? मैं आप लोगों के सजेशंस जानना चाहूंगी।
क्या ऐसे इंसान को वीर कहा जाना चाहिए जो अपने आप को वीर कह के चला गया है? वो एक्चुअली आरएसएस के बहुत बड़े क्रिटिक थे। ये बीजेपी सरकार छुपाने में इंटरेस्टेड है कि वो आरएसएस के बहुत बड़े विरोधी थे। उन्होंने आरएसएस को तो यूजलेस बता दिया, यूजलेस संस्था बता दिया कि आरएसएस का कोई काम नहीं है इस देश में। आरएसएस तो एक यूजलेस संस्था है हमारे देश की, ऐसा वीर सावरकर जी का मानना था। और वीर सावरकर जी ने कभी आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं। आजादी की लड़ाई के बाद में वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहे, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जो हमारे देश में पाकिस्तान जिन्ना ने अलग कराया, उसके 10 साल पहले ही उन्होंने 2 नेशंस की थ्योरी दे दी थी। मतलब इतने आक्रामक और इतने ज्यादा मतलब विद्रोही और इतने ज्यादा घर फोड़ू वाले जो जिनके विचार थे, घर फोड़ू वाले विचारों के चलते उनको इस तरह से हार का सामना करना पड़ा कि वो हिंदुत्व में तब्दीली उनकी हो गई और फिर हिंदुत्व की राजनीति वो करने लगे, हिंदुत्व के लिए लड़ने लगे। उनको किसी ने भाव नहीं दिया। जिन्ना और महात्मा गांधी जो है अपनी अपनी पोजीशन पे बरकरार थे और उन्होंने फिर हिंदुत्व की राजनीति की। और जो ये भारत रत्न का अवार्ड है हमारा, जो हमने भारत रत्न के अवार्ड देने शुरू करे हैं, ये हमने एक्चुअली 1954 से शुरू करे हैं। 1954 से हमने जब भी भारत रत्न का अवार्ड दिया है तो हमेशा जो प्रेजेंट सरकार है, क्योंकि प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं और प्रेसिडेंट बात मानते हैं प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर बात जो है डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट के साथ मिलके या और भी नेताओं के साथ मिलके डिसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है व्यक्ति विशेष के नाम पर आ जाता है कि किस व्यक्ति को एक्चुअली भारत रत्न देना है। तो ये तो सदियों से चला आ रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्चुअली भारत रत्न किसको देना है उसके नाम पे आ जाता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो इसमें मेरे ख्याल से हम लोगों को समझना होगा कि वीर सावरकर जी को, सीवी रमन साहब, अमर्त्य सेन साहब, हमारे जो राधा कृष्णन साहब है, हमारे अब्दुल कलाम साहब जो है, अब्दुल कलाम जी, अंबेडकर जी है, इतनी हमारे सचिन तेंदुलकर जी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, इतनी महापुरुषों की लिस्ट में वीर सावरकर जी को ना रखा जाए। क्योंकि वीर सावरकर जी तो महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि महात्मा गांधी वेजिटेरियन थे। महात्मा गांधी जी अगर वेजिटेरियन थे तो उनका मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं है। जब महात्मा गांधी जी ने उनको एक दिन खाने पे बुलाया तो उन्होंने महात्मा गांधी जी के प्रॉन्स ना खाने का मजाक उड़ाया, और जब उन्होंने महात्मा गांधी जी को खाने पे बुलाया तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को प्रॉन्स खाने की जिद की। तो वो तो बीफ खाने के भी समर्थक थे और उनका ये मानना है कि जो गाय होती है वो गाय पूजा की वस्तु नहीं है। मतलब एक तरफ तो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुओं के जो 33 कोटि देवी देवता है गाय के अंदर है, तो वो कह रहे हैं कि गाय कोई पूजने वाली वस्तु नहीं है, पूजने वाला जानवर नहीं है, गाय को काट के खा लेना चाहिए। तो ये वीर सावरकर जी ने कहा है। तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह के व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए जो इस तरह की हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है, उसके बाद में हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, उसके बाद में कह रहा है कि गाय पूजनीय नहीं है। अब बीजेपी के नेता क्या कहेंगे, जो बीजेपी के ये संबित पात्रा है, जो गाय के गौमूत्र को और गोबर को कोहिनूर कहते हैं, और जो हमारी क्या नाम है उसका, साध्वी प्रज्ञा जो है, वो कहती है कि गाय पे हाथ फेर दो कैंसर चला जाता है, गौमूत्र पी लो से कैंसर चला जाता है। जो बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक है, पतंजलि के लगभग हर प्रोडक्ट में आपको गौमूत्र मिलेगा। तो इस तरह के जो बीजेपी के बड़े बड़े हाई क्लास दिग्गज जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो आए दिन आपको टेलीविजन पे बीजेपी के हिंदुत्व की गुहार लगाते हुए मिलेंगे, बीजेपी का झंडा लहराते हुए मिलेंगे, वो कैसे सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बहस का मुद्दा है और जबरदस्त बहस का मुद्दा है और नहीं मिलना चाहिए शायद। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि वीर सावरकर वही थे जिन्होंने जिनको जो है एक बार नासिक के कलेक्टर के असैसिनेशन के केस में, नासिक के कलेक्टर के असैसिनेशन मतलब हिंदी में बताऊं तो हत्या के केस में, जब इनको शिप से लंदन ले जाया जा रहा था तो ये शिप से भाग गए थे। ये कैदी होने के बावजूद भी ये शिप से भाग गए थे, और शिप से भागने के बाद में
इन्होंने जो है बहुत भागने की कोशिश की थी हालांकि, लेकिन आपको तो पता है अंग्रेजों का क्या सख्त रवैया था। इनको पकड़ लिया गया शिप से भागते हुए और फिर इनको काला पानी की सजा अंडमान के सेल्युलर जेल में दे दी। वहां पर इनको जो है 10 साल की सजा इन्होंने काटी है और शायद इसी वजह से अपने आप को महान कहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की किताब में खुद को वीर लिख दिया, क्योंकि इन्होंने 10 साल की जेल जो है इन्होंने काटी थी। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी बने ये। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बनने से कोई इंसान महान नहीं बनता है। कोई भी प्रेसिडेंट जो जिसके पास ज्यादा अपनी मित्र मंडली हो, जैसे आजकल जिसके पास ज्यादा विधायक होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। तो ये तो चॉकलेट वाली बात होगी कि हाँ ज्यादा चॉकलेट बांटो और ज्यादा फ्रेंड्स बनाओ। तो ये जो है हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बन गए। इन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था कि अगर मुसलमान महिलाओं का रेप किया जाता है, अगर हिंदू कार्यकर्ता या राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अगर हिंदू मुसलमान महिलाओं का रेप करते हैं तो उन्होंने रेप को सही बताया। इनका कहना मतलब कि किसी कामवश ये महिलाओं का रेप नहीं किया जाता है, जबकि इन महिलाओं का रेप जो है वो सिर्फ जो है धर्म के चलते किया जा रहा है। धर्म के चलते आक्रोश है कार्यकर्ताओं में, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं में। तो धर्म के नाम पे अगर रेप हो रहा है महिलाओं का तो अच्छी बात है। इस तरह की घटियापंथी की सोच, महिलाओं का रेप धर्म के नाम पे या जिहाद के नाम पे या आतंकवाद के नाम पर भी कभी सही नहीं समझा जाएगा। लेकिन इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ था और इनके दिमाग में पता नहीं कौन सी काली छाई हुई थी कि इन्होंने कहा कि नहीं, अगर यह है इस तरह से मुसलमान महिलाओं को अगर रेप किया जा रहा है हिंदुत्व के चलते, और जो आरएसएस के या जो भी उस समय के कार्यकर्ता रहे होंगे जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के कार्यकर्ता, तो मुसलमान महिलाओं का रेप एक्चुअली सही है, जो बहुत ही गलत बात है। और किसी भी कंडीशन में कयामत भी आ जाए तो किसी महिला का रेप, सारी महिलाओं को तो नहीं, एक भी महिला का रेप जो है सही नहीं समझा जाना चाहिए। तो एक्चुअली बीजेपी का जो मैनिफेस्टो बताते हैं लोग कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो रहा है कि सड़कें बना देंगे और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे और एक वीर सावरकर जी को भारत रत्न देंगे, जो बीजेपी का जो 2019 से मैनिफेस्टो चला आ रहा है, उस मैनिफेस्टो के चलते जो है कोई काम तो हो नहीं पाया है, लेकिन शायद ये काम बीजेपी कर देगी। ये मैनिफेस्टो जो है बीजेपी जरूर पूरा करेगी ऐसा लगता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है इस मैनिफेस्टो में, लगता है बीजेपी को कि मैनिफेस्टो का एक तो कोई ना कोई तो काम सफल हो, मैनिफेस्टो का कुछ ना कुछ तो सफल होना चाहिए। तो ये बीजेपी मैनिफेस्टो का जो है अपना आकलन करने का बीजेपी सरकार का तरीका है कि कम से कम कुछ भी अगर नहीं हुआ है तो वीर सावरकर जी को भारत रत्न देके अपने मैनिफेस्टो का एक जो बकेट लिस्ट का एक ऑप्शन है वो एक्चुअली पूरा हो जाएगा। एक जो उम्मीद उनकी, एक विश जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी सरकार की पूरी हो जाएगी। तो यही जो है अभी तक बात समझ में आ रही है, इसके अलावा और कोई बात समझ में नहीं आ रही है। और आप देख रहे हैं हमारे यहाँ के जीडीपी के जो आंकड़े आए तिमाही के, उसमें सबसे ज्यादा गिरी हुई हालत जो है एशियाई देशों में, एशिया की जो बड़ी इकोनॉमी है उनसे भी हम जो है बहुत बुरी तरह से गिर गए हैं और बुरी तरह से हमारी जीडीपी गिर गई है। और हमारे जो है 96 के बाद में, जब से जीडीपी जो तिमाही पेश होने लगी है, 96 के बाद में हम लोग जो है वो अभी सबसे ज्यादा गिरी हालत में है। मतलब अभी तक, क्योंकि 96 से ही शुरू हुआ था जीडीपी पेश करना तिमाही, हम सबसे ज्यादा गिरी हालत में हैं। और इसको विकसित करने के लिए, इसको शेप में लाने के लिए सरकार कोई प्लान नहीं बना रही है। सरकार का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि हम इस तरह की जो है जीडीपी जो गिरी हुई है उसको शेप में लाने के लिए हम क्या बात करेंगे, इसके बारे में मोदी जी कब बात करेंगे। हमको हर संडे 11 बजे इंतजार रहेगा, जब भी मोदी जी आते हैं हर महीने के आखिरी संडे को हमको इंतजार रहेगा कि कभी ना कभी मोदी जी इस तरह की जो मन की बात है उसको दो तरफा करे। 2 वे कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमें पता है। तो देखते हैं कि कब ऐसा हो पाता है। हम ये भी देखेंगे कि कब जो कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक हो रही है, कांग्रेस की जो विपक्ष सारे समक्ष विपक्ष की जो बैठकें हो रही है और लगातार जो कांग्रेस सवाल पूछ रही है, लगातार जो कांग्रेस जो है बीजेपी पे निशाना साध रही है,
तो उसमें जो है कब तक हमारी सरकार जो है जवाब दे पाने में सक्षम हो पाएगी, हमारी सरकार कब जो है वो एक उपयोगिता वाली सरकार बनेगी, कब तक हमारी सरकार जो है जनता के फेवर में अपना फेवर छोड़ के, अपना हित त्याग के जनता के फेवर में काम करती है। क्योंकि राम राज्य अगर होगा तो ऐसा ही होगा कि अपना हित बाद में देखा जाएगा और जनता का हित पहले देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर रावण राज्य चल रहा है कि यहाँ पे अपना हित पहले देखा जाता है, जनता का हित बाद में पार्टी देखती है। तो मेरे ख्याल से रावण राज्य से जब राम राज्य में आ जाएंगे तब शायद हम कुछ समझ सकते हैं कि हमारे देश का उद्धार होगा। अभी फिलहाल हमको 4 से 5 मिनट के मन की बात से काम चलाना पड़ेगा। आप लोग भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ, हम सब मजबूर है और हम लोग सब पपेट्स बने हुए हैं। हमसे जितना बोला जाता है हम उतना ही करते हैं। हम कर्जों में दबे हुए हैं, हमारी नौकरियां चली गई है, 5 किलो राशन पे टिके हुए हैं सर्व सामान्य। पता नहीं है कहाँ पर 80 करोड़ लोगों को कहाँ जाके बांटते हैं, मुझे तो आज तक दिखा नहीं है कि कहाँ पर अनाज बट रहा है। वरना हमारे यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैं भी बोल देती एड्रेस से कि हमारे वो जितने लोग हैं उनको भी बोल देती कि एक पैकेट मेरे लिए भी छोड़ देना। और कहाँ पर राशन बट रहा है कम से कम पता तो चले कि कहाँ पर राशन बट रहा है। खैर जोक्स अपार्ट, आप लोग स्वस्थ रहिए, आप लोग लगातार मुझसे लाइव इंटरेक्शंस करते रहिए और ज़्यादा महान विचारों पर या जो हाथी के दांत हैं उनको देख के इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के मुखौटे लगे हुए हैं, चाहे सरकार हो चाहे नेता हो, मुखौटे तो लगाने ही पड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो सुस्ती है वो कब मिटेगी, हमारी सरकार कब फॉर्म में आएगी, कब इलेक्शन का जो ये पूरा नशा जो एक तरह से चढ़ा हुआ है मोदी सरकार के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर स्पेशली, वो नशा कब भागेगा और कब जाके हमारे नेता जो है जनता के बारे में सोचने की कोशिश करना शुरू करेंगे, ये भी जानने समझने वाली बात होगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग देश और दुनिया की अपडेट यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य किसी भी संस्था को, किसी भी समुदाय को या किसी पार्टी विशेष को समर्थन देना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ थोड़ी सी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना है। एक विश्लेषण पूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों तक पहुंचाने से बहुत खुशी मिलती है। मैं चाहती थी कि आज थोड़ा जल्दी आऊं, मगर किसी कारणों से लेट हो गई। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि शाम के समय या 9 बजे के आसपास कम से कम मैं लाइव आऊं, ताकि मैं आप लोगों से 1-on-1 इंटरेक्शंस कर सकूं और काफ़ी सारे सवाल जवाब मैं आपसे कर सकूं। मेरे पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जमा होती चली जाती है, इसलिए मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जमा करके आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। शायद यही इसी वजह से आपको मेरे वीडियोस लंबे लगते हैं। कोई बात नहीं, आपको जितना समझ में आया आप उतना देखिए, आपको जिस हद तक देखना है आप उस हद तक देखिए। ज़रूरी नहीं कि मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अगर आधा देखना है तो आप आधा देखिए, आपको अगर आधे से भी आधा देखना है तो आप आधे से आधा देखिए, क्योंकि अगर आपके पास समय कम है और आप कम से कम मुझे नोटिस कर पा रहे हैं और मुझे मेरी बताई हुई 5 या 10 बातों में से अगर 2 बात भी आप समझ पा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि आप लोगों को अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्ञान की जो ताकत होती है, कलम की जो ताकत होती है, वो हर अत्याचार से बढ़कर होती है। और आपको तो पता ही है कि आजकल मोदी जी जो है लाल किले की प्राचीर से भी कोडवर्ड में बात कर रहे हैं। चाइना का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उल्टा खिलौनों के बारे में बात हो रही है, उल्टा निष्क्रिय चीजों के बारे में बात हो रही है, उसके बारे कुत्तों के बारे में बात हो रही है, हंसों के बारे में बात हो रही है, बतखों के बारे में बात हो रही है, मोरों के बारे में बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है। तो यही सारी बातें हो रही है। प्रकृति की बात करना हालांकि बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल इस गद्दी पे बैठा हुआ जो बंदा है, जो एक संवैधानिक पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा है, उसको किस तरह की बात करना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप संवैधानिक पोजीशन हासिल कर लेते हैं तो आपको एक जनरल टॉक से बचना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट से, जनरल बातों से आपको बचना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह की चीजें मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, आप उसमें 50% भी अगर आप समझ पाए, सीख पाए, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं अपने आपको बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगी कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं और मैं आपके जो 1-on-1 इंटरेक्शन कर पाऊं। आज मैं लेट हो गई, मैं कल से कोशिश करूंगी कि मैं बहुत जल्दी आ पाऊं लाइव। और क्योंकि मेरे लिए मुझे टफ चीजें अच्छी लगती है, अगर मैं लाइव होके अगर थोड़ा सा टाइम स्पेशली आप लोगों के लिए जुगाड़ करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक वीडियो बना के सिर्फ डालना और ये सब
मुझे बहुत सहज और इजी लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं लाइव आऊंगी और आप भी लाइव आइए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप ज्वाइन हो सके। और हमारे देश में जो है कोरोना के मामले जो है 36 लाख पहुंचने वाले हैं और 74,000 डेथ हो गई है। 8 लाख एक्टिव मामले हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के हैं। ब्राजील और अमेरिका के बाद में हम तीसरे नंबर पे हैं और अमेरिका में वैक्सीन बनाने का काम तब्दीली से चल रहा है, हमारे यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है। और ब्राजील भी इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है। और तो और जो रूस में हमारे जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो है दूसरी स्पुतनिक 2 उनकी कोरोना की जो दवाई है उसकी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। और पता नहीं कितना सही है कितना झूठ है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली जो व्लादिमीर पुतिन साहब है वो स्पुतनिक 2 जो है वो सक्सेस करके दिखाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद में हम देखेंगे जापान के राष्ट्रपति ने जो है इस्तीफा दे दिया है। उनको किसी खास बीमारी के चलते, मुझे बीमारी का नाम तो भी याद नहीं है, किसी खास बीमारी के चलते जापान के राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल है और बहुत मुश्किल है कि मुझे इस तरह से जो है इस्तीफा देना पड़ रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरी अपनी समस्याएं हैं, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं इसी वजह से इस्तीफा देना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी बीमारी जो है वो बहुत गंभीर है। जो आंतों की बीमारी होती है, हमारे यहाँ पे अमिताभ जी को भी थी, अमिताभ बच्चन जी को भी थी यही बीमारी, जो बहुत बड़े नेता हैं, तो बहुत बड़े अभिनेता है, सॉरी। तो आजकल नेतागिरी में नेता ये सब सुनने में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी बीमारी उनको है तो वो अपना इलाज कराएंगे, इसलिए उन्होंने जापान की जो प्रेसिडेंशियलशिप है उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद में हम जो किम जॉन है उनकी जो बहन है किम यो जोंग, वो जो है उत्तर कोरिया की कमान संभाल रही है और वो बहुत ही ज्यादा टायरेंट है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो तो किम जोन से भी बड़ी वाली है और वो मतलब किम जोन को एक तरह से जो है सपोर्ट करती थी पहले भी, जो उनके साथ में जो है सेकंड वाइस उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो थी इसके पहले। और किम यो जोंग उनकी 2 बहनें हैं जिसमें से ये छोटी है, तो ये अब संभालेगी उत्तर कोरिया की कमान। किम जोंग जो है बीमार है, कोमा में है क्या नहीं है, कोरोना है, आईसीयू में है, कभी कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, लेकिन आप जानते हैं वहां पर भी साम्यवादी व्यवस्था है, तो वहां पर भी ये जानना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली में क्या हुआ है। ना तो वहां की मीडिया को ये इजाजत है, ना तो वहां पर जनता को इजाजत है कि वो इस तरह का कोई भी काम करे। और उनको वहां की मीडिया भी वही चीजें छाप सकती है जिसका उनको राइटिंग में इजाजत दी जाती है। तो मेरे ख्याल से किम जॉन के बारे में जानना जो बहुत मुश्किल है। जो भी चीजें हमने उनकी जानी है वो उनके पब्लिक अपीयरेंस से जानी है, उनकी इंटरनली बातें हम नहीं जान सकते। चाइना की तरह वहां भी साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं। कितना अच्छा होता कि वहां पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो हमें उनके बारे में बात करने में और इंटरेस्टिंग मसाला बनाने में हमें बहुत मदद मिलती। ठीक है, अभी जितना मसाला मेरे पास में था मैंने आपको बता दिया। मैं कोशिश करूंगी कल से जल्दी आऊं या जब भी मैं आऊं अल्टरनेट डेज आऊं, तो मैं जल्दी आके आप लोगों को ज्वाइन करूं। आप अपने सवाल रेडी करके रखिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने में